This conference will now be recorded. गुड इवनिंग। चलो भाई पढ़ते हैं। हम लोग आ गए थे अरे ये फोन एक मिनट। दोनों ने संभाल ले फोन ना रही थी और दूसरे रूम में ले जा, दूसरे रूम में ले जा। श्लोक नंबर 133 भाई देखो जरा, रक्षा विधान। क्या कह रहे हैं रक्षा विधान में? 60 नंबर उपक्रम है, 133 नंबर श्लोक है। ठीक है, हाईलाइट करो जरा लास्ट वाला। निशाचरेभ्यो रक्षेस्तु नित्यमेवं छतातुर रक्षा विधानै उदिष्टै यमै सैनियमस्तथा। जो लिखा है कि निशाचरेभ्यो रक्षेस्तु नित्यमेव छतातुर, जो छत से आतुर लोग हैं, छत से पीड़ित हैं जो लोग, उनमें जो है वो आपको नित्य रक्षा करनी है। निशाचर अथवा यानी राक्षसों से, जो अदृश्य चीजें हैं उनसे। किसका? यम और नियम के द्वारा, जो आयुर्वेद में यम और नियम बताए हैं उनके द्वारा जो है आपको लगातार जो है उनसे रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नीचे दिए गए हैं यम का लक्षण दिए गए हैं। यम कितने होते हैं? 5 यम, 5 नियम होते हैं। तो यम हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। अहिंसा, सत्यम, स्तेह, ब्रह्मचर्य, तथैव च व्यवहार निवृत्ति, यमः पंच परिकर्तिता, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ऊपर वाली लाइन ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर लो। उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 134 नंबर क्वेश्चन, 134। क्षण मूलो, मूल जो है वो वर्ण के 6 हैं, 6 कारण हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वर्ण होते हैं। हम लोग पढ़ के भी आए थे, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, तिज, रक्तज और आगंतुक, VPKRS प्लस आगंतुक। अष्ट परिग्राही है। ठीक है, अष्ट परिग्राही अर्थात 8 जो है वो अधिष्ठान है। पंच लक्षण है, लक्षित है, 5 लक्षणों से पहचाने गए। ठीक है, 5 लक्षणों से पहचाने गए। षष्ट्या विधान ही निर्दष्ट ही चतुर्भि साध्यते वर्ण। ठीक है, 60 उपकर्मों के द्वारा और चतुर्भि साध्यते, और 4 चतुष्पादों के द्वारा जो है उस वर्ण को साधित किया जाता है, उस वर्ण की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो 6 मूल हैं। क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, मूल कितने हैं, अधिष्ठान कितने हैं, लक्षण कितने हैं, उपक्रम कितने हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन आता है अलग अलग से। ठीक है, उसके बाद देखो श्लोक नंबर 138 हाईलाइट करोगे। उपद्रवस्तु द्विविधा, 2 प्रकार के उपद्रव होते हैं। वर्णस्य वर्णितस्य च, एक तो वर्ण के और एक वर्णी के। एक वर्ण के उपद्रव होते हैं, एक वर्णी के उपद्रव होते हैं। तत्र गंध आद्य पंचवर्णस्य उपद्रव, गंध आदि 5 जो हैं वो वर्ण के उपद्रव होते हैं, और बाकी वर्णी के होते हैं। तो लिखा जवरा, अतिसारो, मूर्छा च, हिक्का, छर्दी, रोचक, श्वास, काश, अविपाकस्य, तृष्णा वर्णितस्य च। ये जो है वर्णी के जो है लक्षण होते हैं। वर्ण के और वर्णी के अलग अलग से लक्षण बताए गए हैं। वर्ण के 5 उपद्रव होते हैं और वर्णी के जो है वो 10 उपद्रव होते हैं। 10 आए हैं हमें गिनने में। ठीक है, आप उससे 10 कर लोगे। ठीक है, 8 प्रकार की वर्ण से गंध आती है, आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है,
8 प्रकार की गंध आती है और 16 उपद्रव जो है आचार्य चरक ने लिखे हैं। वर्ण में 16 उपद्रव होते हैं। ये चरक का मत है, इधर चरक लिख लोगे, द्विवर्णीय चैप्टर से हमने लिखा है। ऊपर से नहीं याद हो तो यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे हेडिंग। मूल कारण वर्ण के 6 होते हैं, अधिष्ठान 8 होते हैं, लक्षण 5 होते हैं, ठीक है। उपक्रम 60 होते हैं, उपद्रव वर्ण के और वर्णी के अलग अलग हैं, ठीक है। चतुष्पाद 4 होते हैं, ये हमको पता ही है, ठीक है। चतुष्पाद जो है वो 4 होते हैं, वो हमको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। सर एक गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 134 से पहले दिखाना है एक बार। 134 से पहले तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, रक्षा विधानी तो है बस एक। क्या कल छूट गई थी सर लास्ट में नेट की वजह से। बताओ कौन सा छूटा? 130 नंबर बताओ। ठीक, ठीक 130 ठीक है। 130 से पहले कितने पे लगा था सर कल? कृमि घन पढ़ाया था बस। कृमि घन पढ़ाया था उससे पहले, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर था। अभी हम दूसरा चैप्टर करते हैं। रुको, एक फिरंग कर लेते हैं आज। पहले जो छूट गया था ना उसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। भाव प्रकाश का क्योंकि विमर्श में आया था, फिरंग केवल भाव प्रकाश में वर्णित है, तो उसको कर लेते हैं। मोबाइल भी ऑफ हो गया एक बच्चे। फिरंग कर, पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उससे अपना लिख लेना, एक पेज लगा लेना कहीं पे भी फिरंग का। अब फिरंग भाव प्रकाश में दिया, वहीं से हमको पढ़ना होता है। निकालो, अरे ऑन हो जाए। माइक ऑफ करो भाई, किसी का माइक ऑन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा देखो भाई जन, देखो भाई जरा फिरंग देख लो। फिरंग के बारे में वर्णन करते हैं। जैसा कि जो है भाव प्रकाश में वर्णित है फिरंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, निकाल लो जरा। आपके सामने है, आपसे शेयर भी कर दूंगा मैं ये पीडीएफ, ठीक है। अभी कर देता हूँ, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी।
अरे कहाँ गई, चलो भाई देखो जरा। फिरंग संज्ञके देशे बाहुल्येव यद भवेत् तस्मात् फिरंग इति उक्तो व्याधि विशारद। क्योंकि फिरंग संज्ञक देश में होता, हम तो फिरंगी बोलते थे, ठीक है, पहले से ही। हाँ, ठीक है, तो फिरंग संज्ञक देश नामक देश में अधिकता से ये होता है, इसलिए जो है वो व्याधि विशारदों में से फिरंग रोग कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद श्लोक नंबर 3 देखोगे, यह फिरंग रोग गंध से उत्पन्न होता है। फिरंग देश के मनुष्यों के अंग संसर्ग और फिरंग देश की युवतियों के साथ प्रसंग करने से उत्पन्न होता है, इसलिए यह आगंतुक रोग है। पहली बात तो ये आगंतुक व्याधि है। ठीक है, इसमें दोषों का संक्रमण पश्चात में होता है। ठीक है, फिरंग रोग कितने प्रकार का होता है पहले वो बताया गया है कि बाह्य, आभ्यंतर और बहिर्अंतर्भव। ठीक है, ये जो है फिरंग रोग के 3 भेद 3 प्रकार से लिखा है। लिखा भी है फिरंग त्रिविधो। ठीक है, सामने जो है लिखा भी है कि फिरंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। तत्र बाह्य फिरंग शयाद विस्फोट सदृशो अल्परुक है, कि बाह्य फिरंग जो होता है वो लिखा विस्फोट सदृश होता है, तो विस्फोट के समान होता है। ठीक है, विस्फोट सदृश अल्परुक, अल्परुजा वाला होता है। और लिखा है कि वर्णवद्ध वेद है, वर्णवद्ध वर्ण के समान फूटता है, सुख साध्य अपि च स्मृत है, वो सुख साध्य है। आभ्यंतर सह आम वाते इव वैथम, यही इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि आभ्यंतर जो होता है वो कैसा होता है, आम वात इव वैथम, जैसे कि आम वात होता है, आम वात के समान व्यथा होती है। और यही क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है कि शोथ जनियत कष्ट साध्य बुद्धि अपि, और इसको कष्ट साध्य भी बोला गया है। ठीक है, इसको जो है वो कष्ट साध्य भी बोला गया है। ठीक है, आभ्यंतर फिरंग जो है संधिसु आभ्यंतर, संधियों में होता है। सहसयाद आम वातई व्यथम, आम वात के समान व्यथा होती है। ठीक है, और ये कष्ट साध्य इसको जो है बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत, सेकंड वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। कार्श्य बलछो नाशा भंगो वहिनश्च मंदता अस्ति सोसो अस्ति वक्रतुम फिरंगो उपद्रवा आमे। फिरंग के उपद्रव बताए हैं क्या क्या है, हाईलाइट करने सभी। कृष्णता होती है, बल छे, नाश भंगो, नाशा भंगो, नाश जो है वो भंग यानी टेढ़ी हो जाती है। वहिनश्च मंदता, जठरग्नि मंद, अस्थि शोष, और अस्थि जो है वो वक्रता यानी टेढ़ी हो जाती है। ये जो है वो आपको बताए हैं। उसके बाद साध्यता असाध्यता बताई है, हिंदी में ही हाईलाइट कर लेंगे। बाहर उत्पन्न हुआ नवीन उपद्रव रहित जो है वो साध्य। आभ्यंतर फिरंग कष्ट साध्य, यदि फिरंग बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का हो, पुराना हो, दुर्बल मनुष्य को हो, उपद्रवों से युक्त हो, सारे शरीर में व्याप्त हो, तो असाध्य होता है। ठीक है, तो असाध्य होता है। ठीक है, तो असाध्य होता है, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब फिरंग रोग की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो आभ्यंतर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो, दूसरा अब इसमें क्या क्या औषधि दी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कर्पूर रस जो है वो बताया गया है। ठीक है, कर्पूर रस जो है वो रस कर्पूर फिरंग नामक रोग को अवश्य नष्ट कर देता है। ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर लो, रस कर्पूर। सप्तसालीवटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी फिरंग रोग में दी जाती है। सप्तसालीवटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, सप्तसालीवटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, निम्बादी चूर्ण है, नीम के पत्रों का चूर्ण, इसको मैं बोलता हूँ निम्बादी चूर्ण, इसको बोल सकते हो। चोप चीनी चूर्ण है। ठीक है,
चोप चीनी चूर्ण है जो फिरंग में हितकर होता है, निम्बादी चूर्ण और चोप चीनी चूर्ण। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये जो है फिरंग है। फिरंग के बारे में अब इससे अगली का कोई नेक्स्ट वाली का कोई नाम दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको याद भी नहीं करेंगे। नाम होता तो हम कुछ याद करते। ठीक है, तो आपको ये पहले पहले ही यही चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, ये फिरंग था भाई, फिरंग रोग के बारे में। उसमें हम नीचे पढ़ते ऊपर पढ़ते बहुत परेशान हो जाते। ठीक है, भाव प्रकाश में 3-4 शब्द है। ठीक है, तो वही आपको पढ़ने हैं बार बार। ठीक है, यही इतना ही इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है जो फिरंग रोग का। यही चीजें बाहर आ जाती है, इसलिए हमको ऐसे लगता है कि हमने भाव प्रकाश नहीं पढ़ी है। ऐसा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन मैं ये था कि भाई एक बार ही पढ़ा दे। ठीक है, तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। सुश्रुत चिकित्सा 2 को पढ़ते हैं। सुश्रुत चिकित्सा 2। निकाल लो भाई, आप अपनी बुक में निकाल लो। सुश्रुत चिकित्सा 2, सद्यो वर्ण चिकित्सा अध्याय। सद्यो वर्ण चिकित्सा अध्याय, सुश्रुत चिकित्सा 2। पीडीएफ तो है नहीं मेरे पास, है देखता हूं मैं, जब तक पढ़ लेते हैं। चलो श्लोक नंबर 6 देखो जरा। श्लोक नंबर 6 देखो। श्लोक नंबर 6 देखो, लास्ट लाइन हाईलाइट कर लो श्लोक नंबर 6 की। सद्यो वर्ण चिकित्सा है, श्लोक नंबर 6, दूसरा चैप्टर, श्लोक नंबर 6। दोषजा व स्वम भिन्ना नैतु वैद्य निमित्तजा। जो दोषज वर्ण होते हैं वो स्वम फूटते हैं, वैद्य निमित्त नहीं होते हैं। नैतु वैद्य निमित्तजा, वो वैद्यों के द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं। एक ही लाइन हाईलाइट करनी है, श्लोक नंबर 6 का लास्ट हाफ। ठीक है, कि जो वर्ण जो होते हैं, दोषज वर्ण जो होते हैं, वो स्वयं फूटते हैं, वो किसी वैद्य के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नीचे देखो, उसके बाद विमर्श में श्लोक नंबर 6 के वैद्य निमित्त वर्ण का लक्षण दिया गया है। ठीक है, वर्ण के कर्म भी इसको बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, आयतस्य विशालश्च सुविभिक्तो निराश्रय। ठीक है, गुण नहीं है, क्योंकि अगर सम होता तो गुण होते, तो गुण तो है नहीं, तो क्या है, कर्म है। तो आयतस्य विशाल च सुविभक्तो निराश्रय, जो आयत हो, विशाल हो, अच्छे से विभक्त हो, कोई आश्रय नहीं लिया हो। प्राप्त काल कृत चपि वर्ण कर्माणि शस्यते। ठीक है, तो पहले 4 वर्ड आप हाईलाइट करो, हम लोग इसको पहले भी पढ़ के आए हैं श्लोक के। ठीक है, ये वैद्य के द्वारा निर्मित वर्ण के जो है लक्षण बताए हैं विमर्श में। सुश्रुत सूत्र अध्याय 5, नीचे रेफरेंस भी लिखा है। अगर आप 5 में जाके देखते हो तो 2 श्लोक आपको मिलते हैं। वापिस आओ जरा एक बार, सुश्रुत सूत्र 5 खोलो तो मैं आपको बताता हूँ, 2 क्वेश्चन याद होंगे आपको भी। सुश्रुत सूत्र 5 को खोल लो, देख लोगे तो एक बार याद आ जाएगा। रेफरेंस दिया हुआ है, सुश्रुत सूत्र 5 देख लो जरा जल्दी से।
2 मिनट का समय लगेगा। एक ऊपर और एक नीचे, दो एक जैसे श्लोक हैं, ठीक है। और मैंने दो चीज दिए गए हैं, ठीक है। तत्र आयतो विशाल सम सुविविक्तो निराश्रय। अगर इन चारों वर्णों के बीच में आपको सम मिल जाए, तो मैंने एक आधा देखो, सम तो किसी का सम होना किसी का गुण है, तो वर्ण गुण है, ये वर्ण के गुण कहलाए जाते हैं अगर सम शब्द और लग जाता तो, ठीक है। अगर सम शब्द नहीं होता और उसके बाद प्राप्त कालकृत है, ठीक है, प्राप्त कालकृत शब्द आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये जो है लिखा है ना प्राप्त कालकृत है, यानी समय पर किया गया वर्ण जो है, यानी इंजरी समय पर किया गया जो वर्ण वो चिकित्सा क्रम में श्रेष्ठ माना जाता है। आयत विशाल सुविविक्त निराश्रय और उचित समय पे किया गया, ये तो करना ही ऐसा तो, और साथ में उचित समय पे किया गया प्राप्त काल कर्मण है, यानी जब जरूरत हो तभी किया गया जो है वर्ण चिकित्सा क्रम में श्रेष्ठ माना जाता है वो, ठीक है। इसलिए मैंने उसको वर्ण के कर्म कहा है कि वो करने वाला वर्ण है। सम शब्द और बीच में जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। श्लोक नंबर 8 और 9 की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 में। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो सोल्व नहीं कर पाते। वो सम शब्द को बस पेन से डाउन मार्क कर लो और याद रखना कि सम जो है वो गुण है, नहीं तो फिर वो वैद्य के द्वारा किया गया जो है वर्ण है, जो चिकित्सा हेतु किया जाता है वो वर्ण, ठीक है। जैसे कोई छेदन करना, कोई भेदन करना, जो चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसकी बात ही आचार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद श्लोक नंबर 8 देखो जरा, श्लोक नंबर 8 देखो जरा, ठीक है। लास्ट वाले दो शब्द हाईलाइट कर लो। लिखा है कि आगंतुर लास्ट वाले दो शब्द षड्विद परिकर्तित है, वो शब्द आपको हाईलाइट करना, मैं श्लोक पढ़ा रहा हूँ। लिखा अनंत आकृति आगंतों से भीषक भी पुरातन, प्राचीन वैद्यों ने अनेक आकार के जो आगंतुक वर्ण है, समास्तो लक्षण, संक्षेप में लक्षण से षड्विद परिकृति के 6 प्रकार के कहे गए, यानी जो बहुत प्रकार के आगंतुक वर्ण थे उनको 6 डिवीजन में बांट दिया गया है। छिन्न, भिन्न, विद, छत, पिच्चित, घृष्टम, माहु, षष्टम तेसाम वक्ष्यामि लक्षण है कि 6 प्रकार के हैं। छिन्न है, भिन्न है, छिन्न, भिन्न, विद, छत, पिच्चित और घृष्टम, ठीक है। ये कॉमनली 6 हैं, ठीक है। ये कॉमनली 6 भेद हैं जो सद्य वर्ण के भेद हैं, जो आगंतुक वर्ण के भेद हैं। ये 6 भेद बताए गए हैं। इनको सद्य वर्ण क्योंकि ये तुरंत उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लगते ही। आगंतुक यानी बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो आप इसको आगंतुक वर्ण भी बोल सकते हो, आप इसको सद्य वर्ण भी बोलते हो। जनरली इसको सद्य वर्ण ही बोला जाता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने तो आगंतुक ही लिखा कि आगंतुक को भाई मैं संक्षेप में 6 प्रकार में बांट देता हूं, ठीक है। फिर लोगों ने उसको कहा कि नहीं ये तो सद्य वर्ण भी तो यही है, तो सद्य वर्ण भी मान लिया उसको, ठीक है। उसको जो है वो सद्य वर्ण भी मान लिया। नेक्स्ट देखो जरा अब क्या है, अब देखो जरा उसको, ठीक है। वो याद रखनी है तो याद रह जाएगा, इसके लिए तो कोई निमोनिक नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी ना। छिन्न, भिन्न, विद, छत, पिच्चित और घृष्ट, ठीक है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 10 देखो जरा, ठीक है। सबसे पहले छिन्न वर्ण का वर्णन करेंगे। एक बात है, ये जितने भी विमर्श में इसका मॉडर्न कोरिलेशन दिया गया वो गलत है लगभग, तो आपको मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ के विमर्श से नहीं पढ़ना, आप अपनी सर्जरी से पढ़ सकते हो। जो मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ के विमर्श में दिया है वो गलत है, आप उसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आप अपनी मॉडर्न से ही पढ़ोगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले मैं जो है वो छिन्न वर्ण की बात करूंगा, ठीक है। छिन्न वर्ण बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा और याद रहेगा। ध्यान से आप श्लोक पढ़ लो एक बार, फिर एक शब्द हाईलाइट करना है वो हम हाईलाइट कर लेंगे। पहले पूरा श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे। तिरश्चिन रिज्जु अपीवा, जो तिरछा, रिज्जु सीधा, ठीक है, जो तिरछा जाए या सीधा जाए। हेलो, अच्छा ठीक है,
भेज दी भाई पीडीएफ लड़के ने। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तिरश्चिन ऋजु अपि यो वर्ण आए तो भवे, जो तिरछा आए या सीधा आए, लेकिन एक काम कर दे। क्या काम करे वो मैं आपको बताता हूं, देखो। ठीक है, क्या काम करे, लास्ट नेक्स्ट वर्ड देखो क्या कह रहा है, भवेत गात्रस्य पातनम। क्या कह रहे हैं, भवेत गात्रस्य पातनम। देखो श्लोक में शब्द दिया गया है गात्रस्य पातनम, कि शरीर से नीचे कट जाए, पृथक हो जाए। गात्रस्य पातनम, शरीर से नीचे पड़ जाए भाई। ठीक है, लिखा ना, अंगों से कटकर, हाथ आदि अंगों से कटकर, ठीक है, पृथक हो जाने या लटकते रह जाने पर, या भी थोड़ा बहुत लटका रह जाए, नहीं तो बिल्कुल अलग से कट होके पड़ जाए, उसको बोलते हैं क्या, गात्रस्य पातनम। का मतलब ही यही है, गात्रस्य शरीर से पातन गिर जाए, चाहे अपनी छिन्नम उपदेश, चाहे तिरछा है चाहे सीधा है, ठीक है, लेकिन बस क्या कर दे, वर्णश्चाय तो भवे, चौड़ी आकृति वाला तिरछा या सीधा है, जो गात्रस्य पातनम, इसी शब्द को पकड़ना, इसी से आंसर लगेगा। ठीक है, वो छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा उसके बाद, अब ये तो था छिन्न, छिन्न मतलब बिल्कुल नीचे कट के गिर गया, इसको छिन्न बोलते हैं हम लोग। याद रखने के लिए बहुत आसान शब्द मैंने आपको यूज किया। उसके बाद देखो भिन्न, भिन्न मतलब भेदन करना है, भिन्न करना है किसी को हमें। तो लिखा कुंतः सक्तः यष्टि खड़ग अगर विषाण आदि भी आश्य, भाला शक्ति रिष्टि तलवार, इनके अगर भाग से, देखो आपने जैसे किसी के पेट में मारा और वापस निकाल लिया, यानी आपने क्या किया, थोड़ा सा भेदा ही तो उसको। ठीक है, और क्या किया, और तो कुछ नहीं किया, भिन्न तो किया थोड़ा सा। ठीक है, आपने पेट में डाला और निकाल लिया, कोई शरीर से अलग हिस्सा नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखा अगर विषाण आदि भी आश्य, ठीक है, प्रहार से, आश्व यानी आमाशय या पक्वाशय में से, हत किंचित श्राव्येत ही, कुछ श्राव निकल जाए, इसी को भिन्न लक्षण कहते हैं, भिन्न मुच्यते। ठीक है, सीधा आपने मतलब भाला हो तलवार हो, उसका अगर भाग लिया, जैसे उसके जैसे छुरा मारते हैं या फिर चक्कू मारते हैं पेट में, ऐसा मार के निकाल लिया, उसी को भिन्न बोल दिया। बहुत आसान है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आसान बनाना है। तो छिन्न मतलब गात्रस्य पातनम, शरीर से कट के गिर गया बिल्कुल अलग से। भिन्न मतलब क्या है कि आश्यों को भेद दिया इसने अगर भाग से, कोई भी हो, वो कुंते सक्ते रिष्टि खड़ग, वो अलग अलग चीजें दी गई है उन्होंने, ये वो तो शस्त्रों के नाम है। ये श्लोक आपको बहुत फेमस है, देखो बार 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 रिपीटेड मिलेगा आपको ये श्लोक। ठीक है, यहां मैं लिखवा भी देता हूं किसके कितने हैं, एक बार फिर से, ये कोष्ट दिए गए हैं। ठीक है, लिखा ना, आम आमाशय अग्नाशय अग्नि पक्वानाम पक्वाशय, स्थाने आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य हृदय उंडुक फुफ्फुस कोष्ठ इति विधीयते। ये 8 कोष्ठ बताए हैं इधर, लिखो चरक और भेल 15, चरक और भेल ने 15 बताए हैं, सुश्रुत ने तो 8 बता दिए, अष्टांग हृदय 11, अष्टांग संग्रह सब 8 लगाते, लेकिन काउंट करोगे तो वस्ती नहीं मानना है, तो छोड़ो, वो तो मैं ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आंसर तो 8 ही लगता। काश्यप 13, गाइडो में 8 आंसर दिया हो, वैसे 7 आते हैं, काश्यप के 13 है कोष्टांग, किसके कितने ये हमने लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा, कुछ लक्षण लिखे हैं। ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, एक सब कोई हाईलाइट मत करो, मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ। लिखा कि तस्मिन भिन्ने रक्त पूर्णो जबरो दहश्य जायते। अब ये जो कोष्ठ दिए हैं, जो आश्य दिए हैं, इनके छेदने पर वो रक्त से भर जाते हैं, ज्वर और दहा होता है। मूत्र मार्गो गुदेशभ्यो रक्त घ्राणात गच्छति, मूत्र मार्ग गुदा मार्ग मुख और नासिका से श्राव होने लगता है। मूर्छा श्वास तृष्णा आद्यमान, ठीक है, अभक्त छंद एवं च, तो लिखा कि मूर्छा श्वास तृष्णा आद्यमान और अरुचि, ठीक है, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। और लिखा है कि विण मूत्रवात संग स्वेदा स्राव अक्षी रक्तता,
मल मूत्रवात की रुकावट होती है, स्वेद स्राव और आंखें जो है लाल हो जाती हैं। लोह गंध्याशयत्वम, ठीक है, लोह गंधी, मुख से लोह की गंध आना, गात्रम दुर्गंधम में, और शरीर में दुर्गंध, हरित शूल पार्श्व अपि विशेष चत्र में सो, ठीक है, हृदय में शूल, पार्श्व में शूल, ये और विशेष लक्षण में ऋषि सुनो, ये तो सामान्य लक्षण बताए, तो सामान्य हमको नहीं पढ़ने होते थे, लेकिन एक ये लोह गंधित्व आश्यत्वम, इसको हाईलाइट कर लो। तो कभी कभी वो रक्त पित्त वाले जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लोह गंधित्व आश्यत्वम, मुख से लोह की गंध आना, ये आश्यों के भिन्न होने का लक्षण भी है, ठीक है। सिर्फ एक शब्द के लिए मुझे ये पूरा हिंदी बढ़ाना पड़ा, ठीक है, लेकिन कर लो एक शब्द हाईलाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ, अब आमाशय में अगर रक्त इकट्ठा हो गया तो क्या लक्षण होंगे। छर्दियत पुनः पुनः, अब वो बाहर तो निकालेगा, और आमाशय का तो नियरेस्ट मार्ग मुख ही है, ठीक है, कब वहां वाली चीजें तो हम वमन के द्वारा बाहर निकालते हैं, इसलिए बार बार रक्त होगा। आद्यमान अतिमात्रम शूलम च भृषदारुणम, ये तो कॉमन लक्षण है कि आमाशय में रक्त इकट्ठा हो गया, तो यही तो होंगे, ठीक है। पक्वाशय में हुआ तो क्या हुआ, तो लास्ट वाली लाइन, शीतता च अप्यधो नाभि, नाभि के नीचे शीतलता, खेब्यो च रक्तागम, और स्रोतों से रक्त का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। ये जो लक्षण है वो किसमें, पक्वाशय में अगर रक्त इकट्ठा हो गया तो। अगर लिखा है अंतराशय, आते जहां पर है लिखा है अब अभिन्ने अप्याश्य अंतराणाम, अंतराशय के भिन्न न होने पर भी लिखा है कि उसमें ख सूक्ष्म अंतरपूर्णम, सूक्ष्म स्रोतों से उसमें रक्त भर जाता है, ठीक है। अगर आंतर भिन्न हुई न भी हो तो भी लिखा कि अंतराशय के भिन्न न होने पर भी, ठीक है, अगर ऐसा कोई हो गया तो उसमें क्या होता है, रक्त भर जाता है और भारीपन और जो है लक्षित होता है। जिस प्रकार बंद मुख वाले घड़े में सूक्ष्म छिद्रों से जल की उपस्थिति का ज्ञान होता है, वैसे उसके बाहर जो है वो क्या होता है, जो है वो जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये श्लोक अलग है, ये श्लोक अलग नहीं है, ये पक्वाश्य में ही है। वो कह रहा है कि अगर पक्वाश्य में रक्त इकट्ठा हो गया, भेदन होगा, चाहे आंतरे भिन्न न हुई हो तो भी उनके बाहर जो है वो छोटा जो है रक्त भर जाता है सूक्ष्म स्रोतों से। अगर आप इसको अलग से याद करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे हुआ, तो आप इसको हमेशा इसके साथ याद करो, ठीक है। तो ये बातें थी, ये बातें दो ही अभी तक हमने छिन्न और भिन्न पढ़ा है। छिन्न बिल्कुल गात्रस्य पात्रम, भिन्न जो है वो अगर किसी शस्त्र से, किसी से अगर भाग से जो है आपने किसी को हत कर लिया तो उससे जो जो लक्षण होंगे वो हमने अभी तक पढ़े हैं। इसमें आमाशय और पक्वाशय दोनों को हमने वर्णन कर दिया, ठीक है। आमाशय का भी वर्णन किया और पक्वाशय का भी वर्णन किया, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद वर्ण के लक्षण। देखो क्या है विद वर्ण के लक्षण। सूक्ष्म आशय शल्यम अभिहितम यद अंगम तव आशय विना, उत्तीर्णितम निर्गतम ता विद्धम इति निर्देश। देखो विद्ध हुआ है, तो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं सूक्ष्म आशय शल्यम अभिहितम, ठीक है। सूक्ष्म आशय, छोटे मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से, ठीक है, यद अंगम तव आशय बिना, आशय के अतिरिक्त अन्य अंग का, उत्तीर्णितम ऊपर उठ जाना, निर्गतम बाहर आ जाना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, अन्य अंग का ऊपर उठ जाना, या निर्गतम यानी शल्य का बाहर आ जाना या शल्य रहित स्थिति में होना, तद विद्यम मिति निर्देशित, उसी को विद्ध कहा। देखो ये है तो भिन्न जैसा ही, लेकिन क्या किया इसने, ये आशय तक नहीं गया, पहुंच पाया है, ठीक है, आशय तक नहीं गया है ये, ठीक है, ये बाहर ही है, छोटे मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से किसी अन्य अंग का ऊपर उठ जाना, ठीक है, इसने किसी को नहीं छेदा वेदा है, ठीक है, बस अंगों को ऊपर उठा दिया शल्य के साथ, ये जो है वो विद्ध है, ये भिन्न नहीं है, इसने आशय विना
तो एक ही शब्द आपको पकड़ना है, आश्य बिना। अगर आश्य है तो भिन्न है, नहीं तो विद्ध है, बस। अब लिखा है छत, ठीक है। छत, छत क्या है? न अति छिन्नम, जो तो न तो अत्यधिक छिन्न हुआ है, न अति भिन्नम, न भिन्न हुआ है, जिसमें दोनों के लक्षण है, छिन्न भी है और भिन्न भी है। विषम वर्णम अंगे, और विषम है, ठीक है, लिया विषम वर्णम अंगे। यतत छतम तब अभिनिर्देश, उसको छतज वर्ण कहते हैं। आके छत लग गया जिसमें न तो पूरा भिन्न हुआ न पूरा छिन्न हुआ, दोनों के लक्षण जिसमें मिल रहे हो, और विषम हो गया हो वर्ण, ठीक है, अंग जो है विषम हो गए हो जिसमें, उसी को जो क्या कहते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे वर्ण को क्या कहते हैं? छतज वर्ण कहते हैं। विषम को जो है छतज वर्ण कहते हैं। विषम वर्ण अंग, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। छतज, ठीक है। अब है पिचित, इसको तो मैं बोलता हूं पिचक गया। अब कोई उंगली वाला जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, उंगली दरवाजे में आ गई और बुरी तरीके से पिचक गई, ठीक है, तो क्या लक्षण होंगे? देखो लिखा है, प्रहार पीड़न आदि तु भी यद अंगम पृथुता गतम। अंग अगर पृथु चपटे हो जाएं, बिल्कुल दरवाजे में बुरी तरीके से उंगली आ जाने से यही है कि वो पूरी फ्लैट हो जाती है, पृथु हो जाती है, चपटी हो जाती है बिल्कुल। स अस्थि तत् पिचितम, स अस्थि तत् पिचितम, अस्थि के साथ ही वो कुचल दी जाए और मज्जा और रक्त से युक्त हो जाए, सन जाए, क्योंकि वो बाहर निकल आएगा। इसी को क्या बोला है? पिचित बोला है, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला शब्द पेन के साथ राउंड मार्क कर लो। अब देखो उसके बाद विगतम त्वग अंग, सिर्फ तो थोड़ी सी कॉमन सेंस से निमोनिक बन गया। हमने क्या पढ़ा? विगत त्वग अंगम, अंगों से त्वचा चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि घृष्ट, हम लोग तो हरियाणवी में घसीट बोलते हैं जिसको, ठीक है, जैसे कि दीवार पे आपकी उंगली थोड़ी सी लग गई, घृष्ट हो गया, तो त्वचा से रहित हो गया, और उससे क्या होगा? उष्ण स्राव श्रावयंती। कॉमन सेंस की बात है ना कि उष्ण स्राव निकलता, गर्म हो जाते उधर से, दहा विशेष होता है उसमें। इसी को जो दिखा ब्रेसन भी बोला जाता है इसको, यही तो घृष्ट है। यही शब्द एक याद करना, उसी से हो गया, काम चल गया अपना, उष्ण स्राव भी याद उसी से हो जाएगा। तो 6 प्रकार के वर्ण हैं। मैं फिर से एक बार इसको आपको जो है थोड़ा सा इनका वो दे देता हूं, याद करने के लिए, थोड़ा मनन करने के लिए। देखो पहले है, सबसे पहले छिन, गात्रस्य पातनम, एक ही शब्द, शरीर से लटका रहे या तो, या हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाए। भिन्न, किसी शस्त्र के अगर भाग से, और आश्य को वो छेदेगा जरूर, क्योंकि भिन्न में, विद्ध में और भिन्न में यही अंतर है, ठीक है। बोलेगा अगर विषाण आदि भी आश्य हत, उसमें आश्य हत होगा। अगर पूछे कि आश्य विना, तो फिर वो भिन्न होगा। और जिसमें न छिन्न हो न भिन्न हो, ठीक है, वो छत होगा। और जो बिल्कुल पृथु हो जाए, चपटा हो जाए, ठीक है, वो पिचित, यानी वो पिचक गया। और जो बिना त्वचा का हो, वो उस पे तो घसीट लगेगी, घृष्टम इति उपदिश्यते। तो ऐसे याद करने होते चीजों को, ठीक है। बाकी सिर्फ पढ़ने की, या हर बार पढ़ते रहो, ठीक है, जितना आसान हो सके उतना आसान बना लो। अब उसको याद हो, ये कर लो कि भाई ये तो 6 श्लोक है, या ये कर लो कि अरे ये तो कॉमन सेंस है, मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। जब आपको 2 शब्द याद, अब देखो मान लो कि आपको श्लोक याद करना है, ठीक है, 22वें श्लोक से आपको 3 शब्द याद है। विगत त्वग अंगम, ठीक है, कि त्वचा, अंगों से त्वचा अलग हो गई। उषण, उषा स्राव श्रावयन्ति, उष्ण स्राव होता है। और क्या? घृष्टम इति उपदिश्यते, इसी को तो जो घृष्ट कहते हैं। तो बचा क्या? क्या याद करना बचा? ही संग्रस अन्य अथवा अपयोग, ये एक शब्द याद करना बच गया, पूरा श्लोक आपको याद होगा, ठीक है। वो आपके याद करने के स्टाइल से है कि आप कैसे याद करते हो। अब देखो, छिन्न भिन्न विद्ध छत, इन 2 से जो है क्या होता है? रक्त स्राव अधिक होता है। देखो अब उसमें तो जो त्वचा हटी है उसमें से तो रक्त स्राव होगा नहीं, ठीक है, ज्यादा। और ना ही पिचित,
पिच्चित से होगा क्योंकि वो पिच्ची गया, कैपिलरी पूरी वो रुक गया रक्त वहां से भी नहीं निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि स्राव किससे होता है, तो इससे। और रक्त क्षय से होता क्या, देखो ये बात सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल बात है कि रक्त क्षयात रुजह तत्र क्रोते पवनो भृशम, उसमें वात अत्यधिक कुपित हो गया। श्लोक नंबर 23 का लास्ट हाफ, तो साफ साफ उसमें बोल रहे हैं रक्त क्षया रुजह तत्र क्रोति पवनो भृशम। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो। अब इसमें क्या चिकित्सा करनी है कि भाई इनकी चिकित्सा स्नेहपान कर दो, वेस्वार कृष्णा सुस्निग्ध उपनाह का इस्तेमाल कर दो। मेरे लिए तो कोई और ज्यादा जरूरी है नहीं, यही जरूरी है। नेक्स्ट देखो जरा, पिच्चित और घृष्ट वर्ण न अति श्रावित शोणितम। ठीक है, इसमें क्या करोगे, तो इसमें चिकित्सा लिखी गई है शीतालेपनम कार्यम परिषेक शीतल। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो बस, दो वर्ड को और ऊपर वाले दो लाइन को। ये संक्षेप में इसकी चिकित्सा बताती है। ठीक, अब इसके बाद एक एक का डिटेल वर्णन करेंगे। अब आगे करते हैं छिन्न वर्णों की चिकित्सा विधि का वर्णन करता हूं। ठीक है, ये वर्ण विवर्ता, जो वर्ण चौड़े मुख वाले हैं, केचित सिर पार्श्व अविलंबिन है। ठीक है, चौड़े मुख वाले सिर और पार्श्व में स्थित वर्णों को कहा है ये वर्णा विवर्ता, जो चौड़े मुख वाले केचित सिर और पार्श्व अविलंबिन है, जो सिर और पार्श्व में स्थित है। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहा है, चौड़े मुख वाले सिर और पार्श्व में स्थित वर्णों की। ठीक है, सिर में और पार्श्व में जो चौड़े मुख वाले उन वर्णों की बात कर रहा है। उनको क्या करना चाहिए, शिवियत विधिन उक्त बंधनियत गाढ़ में, वहां जो है क्या करना चाहिए, शिवन कर्म करना चाहिए और जो है कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। बस आपको यही हाईलाइट करना भी है। ठीक है, यही हाईलाइट करना भी है। पूरा श्लोक ही कर लो, चलो हाईलाइट, हिंदी तो रहने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की आपको हिंदी पढ़नी है, श्लोक नंबर 32 और 33। 32 और 33 की केवल और केवल हिंदी पढ़नी है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, लिखा ग्रीवा यदि कर्काटिक, लिखा ना कर्काटिका अंत प्रदेश, यानी ग्रीवा के पिछले भाग तक कट गई हो। ठीक है, गले का जो पिछला भाग है वहां तक अगर आपकी ग्रीवा कट गई हो, हिंदी में हाईलाइट करना है। और वायु भी बाहर निकल रहा हो। ठीक है, वायु भी अगर बाहर निकल रहा हो तो क्या करोगे, ठीक है, तो लिखा है कि उसको यथास्थान भली भांति चारों ओर से सीकर पट्टी बांधनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। ठीक है, कि उसको पट्टी बांध देंगे, ये तो देखो कॉमन सेंस की, इसमें हाईलाइट करना क्या, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, अजायन लिखा ना, आजेन सर्पिशा चैवम परिषेक तू कार्य, बकरी के घी से परिषेक करना चाहिए। उत्तानो अन्नम, उत्तान उसको लेटा के, सम असनियात सहित सुयंत्रित। ठीक है, क्या कहा, पहली बात कि जो है बकरी की घी से परिषेक करना चाहिए। ठीक है, उत्तान जो है उसको लेटाना चाहिए, और सारी क्रिया ही है ना, उत्तानो अन्नम समसनियात, अन्न तक भी उसको उत्तान बैठा कर ही खिलाना चाहिए, बढ़िया से उसको यंत्रित करके रखना चाहिए। मेरे लिए तो इसमें देखो अजा सर्पी का इस्तेमाल करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबकी ऐसी चिकित्सा आएगी तो थोड़ा थोड़ा उसमें याद रखना है बस आपको, कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि उसको रटना है, नहीं। देखो ग्रीवा का पिछले वाला भाग कट गया हो तो उसको सील देंगे, बांध देंगे, लेकिन किससे सेचन करेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना अजा सर्पी से, बस इतना करके याद रखना है। जितना कम करके याद रखोगे ना चीजों को, आसान करके, तो उतना ही अच्छा आपके लिए। अब देखो
नेक्स्ट वाले क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ लेते हैं, मेरे लिए मैं पहले बता देता हूं। वेलितक और गोफना बंद, ये दो इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। अब आप पढ़ के देखो, आपको इतना आसान लगेगा। देखो, हाथ पैर शाखाओं पर लगे हुए तिरछे अत्यधिक खुले मुख वाले प्रहारों में संधि तथा अस्थियों को भली भांति यथास्थान स्थित करके विधि के अनुसार उसको शिगर सीधे वेली तक बंद से शिगर बांधकर तेल के द्वारा सेचन करें। गोफना बंद जो स्लिंग बैंडेज है, जिसको जैसे हाथ वैसे का वैसा रहता है, वो बांध के जो बंधन हित करो उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो ऐसी शाखाओं में अगर वर्ण है या हड्डियां टूट गई है तो यथास्थान करके दो बंद बांधने के लिए कहेंगे वेली तक और गोफना बंद, बस। अब 36 नंबर श्लोक क्या कहते हैं? 36 नंबर श्लोक ये कहते हैं कि पीठ में अगर वर्ण है तो पीठ के बल ही लेटाना चाहिए। अगर वक्ष प्रदेश में वर्ण है तो वक्ष प्रदेश के बल ही लेटाना चाहिए, यानी पेट के बल ही उसको लेटाना चाहिए। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जिस साइड है उस, क्योंकि दो वो निकलते रहते हैं, ठीक है, दो अपोजिट साइड में नहीं जाते हैं, इसीलिए उसी वाली साइड, उसी वाली साइड लेटाया है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट देखो जरा उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 37 नंबर, इसको तो श्लोक में हाईलाइट करो। छिन्ना जो संपूर्ण रूप से कट गई हो, निशेषतः मतलब संपूर्ण रूप से जो छिन्न हो गई हो। शाखा, शाखा मतलब हाथ पैर दोनों की बात कर रहे हैं। दग्धवा तेलेन बुद्धिमान, तो बुद्धिमान उसको तेल से जला दे। ठीक है, बंधनियात कोष बंध प्राप्य कार्यम च रोपणम, और कोष बंध में बांध कर रोपण कर्म करे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हाईलाइट कर लो। ठीक है, हाईलाइट कर लो उसको। अब रोपण कर्म करने के लिए बहुत सारी औषध दी गई होंगी। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ एक शब्द हाईलाइट कर सकता हूं, इधर एक शब्द आपके लिए बता सकता हूं। ये जो 13 औषधियों के कल्क द्वारा जो घृतवसा मज्जा या युक्त तेल का पाक किया जाए, ये त्रयोदशांग तेल है जो रोपण के लिए हितकारी होता। तो मेरे लिए क्वेश्चन यही है, इसको त्रयोदशांग तेल बोलते हैं। ठीक है, 13 औषधि है इसलिए त्रयोदशांग तेल है, रोपण कर्म करने के लिए हितकर होता है, उसको आप हाईलाइट कर। मेरे लिए क्वेश्चन वही है, हिंदी आपको पढ़नी आप पढ़ लेना, मुझे कोई उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो एक अजाघृत है, अभी एक पहले भी आया था, सर्व नेत्र अभिघाते, नेत्र पे अभिघात हो जाए तो ये डालना चाहिए आपको। ठीक है, उसको ये डालना चाहिए। या उधर फट जाए, उधर से कोई मेद की वर्ती बाहर निकलाए, उधरो मेदसो वर्ती निर्गता यस्य दहीना। ठीक है, मेद निकलाए उधर से कोई बाहर, तो क्या करे, कषाय भस्म, कषाय जो द्रव्य है उनकी भस्म लगाए। ठीक है, लिखा ना, सर्ज अर्जुन आद्य तेसाम भस्म छार है। काली मिट्टी का चूर्ण छिड़क ले, सूत्र बांध दे, मधु लगे हुए अग्नि तप्त शस्त्र से काट कर पट्टी बांध दे। ठीक है, ये आपको करना चाहिए काम। अगर उधर से मेदवर्ती बाहर आ रही हो तो ये जो है चिकित्सा आपको करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेदवर्ती का अगर छेदन आपने नहीं किया, आटोप मरणम व सयात शूल व अछिद्यमान्या, तो मेद जो है वो छेदन न करने पर आटोप उदरशूल और मृत्यु तक हो सकती है। या फिर मेदो ग्रंथो तू यत तेलम, कौन सा तेल, द्विक्रंज तेल का कथन किया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा उसके बाद क्या है। देखो कोष्ठ में अगर रक्त आ गया, जो पहले भी बात थी, ठीक है, अभी वाली भी बात है। देखो एक बार पहले ऊपर श्लोक नंबर 50 की हिंदी पढ़ लेते हैं। त्वचा को छेद कर शिरा आदि का भेदन करते हुए अथवा बचाकर कोष्ठ में प्रविष्ट हुआ शल्य पूर्वोक्त उपद्रवों को युक्त कर रहा है, जो पहले हमने उपद्रव बताए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर जो है रक्त से अंतरलोहितम, रक्त से भरे हुए कोष्ठ वाले पांडु श्वेत शरीर शीत पाद कर आननम, हाथ पैर मुख जिसके जो है वो ठंडे हो गए हों, शीतोश्वास, श्वास शीतल हो गया हो, ठीक है, लिखा ना शीतो, यानी ये सब चीज शीतल हो गई हो, श्वास से युक्त हो, रक्त नेत्रम आनंदम, रक्त और रक्त नेत्र यानी लाल नेत्र हो गए हों, ठीक है, आनंदम मल और मूत्र जो है रुकावट हो गई है तो विवर्जित, उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। यानी किसी का कोष्ठ भेदन हो गया हो, ठीक है, अंदर रक्त स्राव हो, ठीक है, अगर ये लक्षण है किसी के तो आपको उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आमाशय में जो है रक्त इकट्ठा हो जाए तो वमन करना चाहिए, पक्वाशय में जो है वो विरेचन करना। ये बात तो हम पहले भी पढ़ के आए थे, दोबारा जरूरत नहीं थी, लेकिन आया है तो हमने हाईलाइट कर लिया श्लोक को ही। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, अगर किसी व्यक्ति का लिखा अति निसृतो रक्तो व भिन्न कोष्ठ है, कोष्ठ फट गया हो या फिर रक्त स्राव अधिक हो गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, पिबेत श्रिक, रक्तपान करना चाहिए। नेक्स्ट देखो जरा, सव मार्ग प्रतिपन्नस्तु यस्य विन मारुतता, जिस व्यक्ति का मल मूत्र और वायु अपने मार्ग से प्रवर्त होता हो। ठीक है, लिखा है सव मार्ग प्रतिपन्नस्तु यस्य विन मारुत, वह उपद्रव से भिन्न कोष्ठपि जीवती मानव, और उसका कोष्ठ भिन्न हो गया हो लेकिन मल मूत्र और वायु अपने मार्ग से निकलता हो, ठीक है, और उपद्रव भी शांत हो गए तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो, ये रेफरेंस कर लो, इसको रेफरेंस भी लिख सकते हो इसके आगे, भिन्न कोष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर आंत बाहर निकल आए कोष्ठ भिन्न होने की वजह से तो क्या होगा, तो देखो क्या लिखा है। पहले श्लोक नंबर 56 हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में ही पढ़ने का है, वो एक प्रोसीजर है बस। लिखा कि यदि बिना फटी हुई आंत बाहर निकल आई है, यदि बिना फटी हुई आंत नहीं फटी, आंत बाहर निकल आई कोष्ठ फटने से, उसको पूर्व स्थिति में अंदर प्रवेश कर देना चाहिए। कुछ आचार्यों का मत है कि फटी हुई आंत को चींटी के सिर से, मुख से, यानी फटे हुए दोनों सिरों को मिलाकर आंत को अंदर प्रविष्ट कर देना चाहिए। ये तो हमने बदगुदोदर में या उधर हम लोगों ने पढ़ा है, छिद्रोदर वगैरह में। ठीक है, तो कुछ आचार्यों का मत का मतलब उनका चरक का मत है मानना। ठीक है, हमें तो पहली बात है, अगर बिना फटी हुई है तो अंदर वापस डाल देनी चाहिए पूर्व स्थिति में। ठीक है, अगर 57 नंबर श्लोक, तृण रक्त धूल से लिप्त आंत है, अगर बाहर निकली हुई वो है, उसमें तृण का लगे हुए हैं, रक्त लगा हुआ, धूल लगा हुआ है, तो दुग्ध से धोकर घृत का आलेपन करके नाखून कटे हुए हाथ से धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट करें। तो ये कंसेप्चुअल बात है, आंत बाहर निकला ही अंदर रख दो भाई, अगर धूल वूल है तो उसको साफ करके रखोगे, साफ किससे करोगे, दुग्ध और घृत से, बस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करना है कि क्या क्या तरीके हैं अंदर डालने के आंत को वापिस। ठीक है, तो लिखा है कि सूखी हुई आंत को दुग्ध से धोकर घृत का लेपन कर अंदर प्रविष्ट कर देना चाहिए। अगर आंत अंदर प्रविष्ट न होती हो तो यथास्थान करने के लिए 3 उपाय करें। पहले, उंगली से गले तक कंठ में स्पर्श करें, रोगी के ऊपर शीतल जल से त्रास पहुंचावे, जिसको हम बोलते सुबकी लेना, ऐसा काम होना चाहिए, ठंडा जल उसके ऊपर रखो ताकि वो सुबक सके। ठीक है, ताकि अंदर पहुंच सके, वो बैक प्रेशर लगता है तो अंदर आ जाती है। या फिर बलवान व्यक्ति रोगी के हाथ और पैर दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठाएं और इस प्रकार हिलाएं कि अंदर प्रविष्ट हो जाए।
ठीक है, यानी हाथ करो पैर पकड़ो, तो जैसे फिर किसी जैसे बोरी वगैरह को हिलाते ना कट्टे वगैरह ताकि चीजें अंदर चली जाएं, वैसे उसको करोगे। इस प्रकार आंतर प्रविष्ट होती है। ठीक है, अगर फिर भी न हो, ठीक है, तो वैद्य प्रमाण अनुसार काट करके उदर को अंदर प्रविष्ट कर दे, कि भाई उसका वर्ण मुख छोटा हो, वर्ण के दिखता हो, अंदर प्रवेश करना कठिन हो रहा हो, तीनों काम ना आए, तो काट के अंदर प्रवेश कर दे। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं कि स्थानम लिखा ना, स्थानाद अपेतम आदते प्राणान गुम्फतिमेव यथा स्थान स्थित न, अपने स्थान से हटी हुई, अपने स्थान का स्थानम अपेतम आदते, या फिर गुम्फित या फिर उलझी हुई आत जो है वो क्या होती है, लिखा ना, गुम्फित व वेष्टित्वा, उलझी हुई जिसकी गांठ लगी हो वो क्या होती है, वो आदते प्राणान, वो प्राणों के लिए जो है वो घातक होती है। ठीक है, लिखा स्थान से अपेत और गुम्फित्वा वो प्राणों के लिए जो है वो घातक होती है। तो क्या करेंगे, वेष्टित्वा तू पट्टे, पट्ट बांध करके, घृत से कम प्रदापियत, घृत से सेक करेंगे, घृतम पिबेत सुखोष्णम च, या सुखोष्ण घृत पिएंगे, चित्रा तेल समन्वितम, अरंड तेल के साथ। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लिखा है कि मृदु क्रियात स्क्रो वायु च अत्यधिक, वायु च अध प्रवर्ते, और नीचे से वायु का जो है अनुलोमन कर देंगे। ठीक है, मृदु क्रियात सक्रिय, तो वो चित्रक तेल, वो सॉरी चित्रा तेल यानी अरंड तेल क्या करेगा, मल को जो है मृदु कर देगा, मल में मृदुता लाने और वात को अनुलोमन करने के लिए अरंड तेल का पान कराएंगे। तो देखो, अपने स्थान से हटी हुई और गुम्फित हुई, उलझी हुई आत जो है वो खतरनाक है, तो उसके लिए एक चीज दी गई है बस, सुखोषण घृत और अरंड तेल, बस इस प्रकार से याद करना है आपको, पढ़ना पूरा है, याद तीन ही चीजें करनी है, कि अपने स्थान से हटी हुई और उलझी हुई खतरनाक होती है, और उसके लिए जो है वो सुखोषण घृत और जो है चित्रा तेल आपको दिया गया है। ठीक है, चित्रा तेल यानी अरंड तेल, इस प्रकार से वो पढ़ना है। तो यहां तक करते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत डिटेल्ड भी है ये वाला चैप्टर, तो इसलिए जो जो आपको कराया है छिन्न भिन्न विद्ध, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छऊ उससे और ये वाले, ठीक है, आत वाले जो क्वेश्चन है ये वाला पढ़ोगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान करिए, जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ने में देर लगी, समझने में देर लगी, लेकिन समझ में आने के बाद मुझे ये पता है इसमें 4 चीजें लिखी हुई है, और मुझे वही चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हर एक लाइन का कि भाई हट गई आत तो कौन सा तेल, ये तो आपको रिवीजन बार बार करते रहोगे तो याद रहता रहेगा। ठीक है, ये आप करके लेके आओ। अब भाव प्रकाश वाला कहीं लिख लो, वहीं पे लिख लो जहां पे हमने छोड़ा था, एक पेज लगा करके। मैंने आपको भाव प्रकाश ही पूरा पढ़ा दिया, उसकी चिकित्सा भी पढ़ा दिया, वहां चिकित्सा तो दी नहीं होती, ये भेद भेद दिए होते, और आम आम बात वाला जो अभ्यंतर फिरंग वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता आपसे। ठीक है, तो ये आप कर लो, याद करो, बाकी फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ के आप